आज से हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो मैथ्स का सिलेबस है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन इसमें देख लेते हैं कि हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं। तो जो ये वाला पोर्शन है ये वाला हम बाद में करेंगे, पहले ये वाला पोर्शन करने वाले हैं ज्योमेट्री। तो आप देख सकते हैं इसमें जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, सिस्टम ऑफ कोनिक्स, ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स, कॉन्फोकल कोनिक्स, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स और प्रॉपर्टीज़। फिर ये तो 2D वाला है और बाकी आपका 3 डायमेंशन में आपका ये जो बाकी के 3 यूनिट हैं ये 3 डायमेंशन वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये पहली वाली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बुक्स आप चाहे तो कृष्णा पब्लिकेशन की ले सकते हैं, चाहे एस चांद पब्लिकेशन की ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं। ठीक है, कोई लोकल राइटर जो हो वो उसकी भी कंसिडर कर सकते हैं। देखिए, हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ठीक है, और कोनिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि इसको हटा देते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री की बात हुई थी। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री किस टाइप की होती है? जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री का मतलब कोई भी इक्वेशन है उसमें हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो मान लीजिए आपने एक्स और वाई में हम कंसिडर कर रहे हैं इन एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h इंटू एक्स वाई प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपकी सेकेंड ऑर्डर की यानी सेकेंड डिग्री की 2 वेरिएबल में जनरल इक्वेशन हो गई। ठीक है, इस ऑर्डर को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि एक्स स्क्वायर क्योंकि 2 डिग्री की है तो मैक्सिमम पावर 2 जा सकती है, या फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सेकेंड डिग्री में ही आएगी। अब 3 टर्म तो आपके 2 डिग्री के हो गए और बाकी 2 टर्म आपके 1-1 डिग्री के हो गए और फिर ये आपका कांस्टेंट आ गया। ठीक है, जैसे हम एक वेरिएबल की बात करते हैं तो आप ऐसा लिखते हैं ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो उसी तरीके से यहाँ पे जब 2 वेरिएबल इंक्लूडेड है तो उसी तरीके से हमारे और भी टर्म्स ऐड कर लिए गए हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसमें ए बी एच जी एफ और सी को याद रखना। ठीक है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना ज़रूरी है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसे हम ए से डिनोट करेंगे, वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसे बी से डिनोट करेंगे, एक्स इंटू वाई का जो कोफिशिएंट होता है वो 2h होता है, एक्स का कोफिशिएंट 2g होगा, वाई का कोफिशिएंट 2f होगा और सी कांस्टेंट टर्म होता है। ओके, हमें ए बी सी एफ जी एच इनको याद रखने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम जितने भी फॉर्मूले पढ़ेंगे वो ए बी सी के टर्म्स में ही होंगे। तो जब तक आप इनका ऑर्डर नहीं याद करेंगे कि ए बी का मतलब किसका कोफिशिएंट है, उनमें कंफ्यूज होते रहेंगे तो आपका क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि गलत वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी की जगह। तो इस वजह से हमेशा ये याद रखना है। बहुत सिंपल है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एक्स से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कैसे टर्म आएंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का टर्म इंक्लूड करना है तो बी वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का लिखना है तो ये हो जाएगा 2h एक्स वाई प्लस 2g एक्स हो जाएगा प्लस 2f वाई हो जाएगा प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते ए बी सी एफ जी एच। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जो ये सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? हमें पता है कोई भी इक्वेशन कोई ना कोई कर्व रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसको हम ज्योमेट्रिकली ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ इसकी बात करें सेकेंड ऑर्डर की तो ये जो है वो 2 चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, पहली चीज़ रिप्रेजेंट करता है या तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, या तो सर्कल होगा या फिर कोनिक होगा। ठीक है, कॉनिक्स हो सकते हैं। कोनिक्स का मतलब होता है 3 चीज़ें। कोनिक्स में आ जाता है आपका पैराबोला, हाइपरबोला
और इलिप्स, ये तीन चीज़ें जो है वो आपकी कोनिक्स में आती हैं। ठीक है, तो ये समझ गए कि जो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होती है वो इनमें से कुछ भी प्रेजेंट कर सकती है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कॉनिक्स। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी इक्वेशन कौन सी चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, तो देख लेते हैं हमें कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है, आपको डेल की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल से। इसका सबसे आसान तरीका होता है डिटर्मिनेंट की तरह, इसकी याद रखना। कैसे? आप सीधे सीधे क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी सी लिख दीजिए, फिर यहाँ से स्टार्ट करिए एफ जी और एच, फिर यहाँ से फिर स्टार्ट कर लीजिए। सिमेट्रिक होगा तो सिमेट्रिक का मतलब होता है ए बी सी अगर इधर आ रहा है तो यहाँ पर एच जी एफ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ए बी सी एफ जी एच, फिर यहाँ से भी एफ जी एच। ठीक है, सीक्वेंस यही रहेगा। अब जब आपने ये लिखा हुआ है तो इसको डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कर सकते हैं। डिटरमिनेंट को अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो नॉर्मल डिटरमिनेंट जैसे आप सॉल्व करते हैं, जैसे किसी भी रो के रेस्पेक्ट में आपने इसको एक्सपेंड कर लिया। मान लीजिए फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं तो ए और ये आ जाएगा आपका नीचे डिटरमिनेंट माइनस एच, फिर ये वाली रो ये वाला कॉलम छूट जाएगा, एच एफ जी सी, फिर प्लस जी। अब आपके पास नेक्स्ट में कौन सा छूटने वाला है, आपका प्लस जी। जी वाले के लिए ये वाला छूट जाएगा, सिर्फ ये दोनों आ जाएंगे, एच बी जी एफ। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो देखिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, फाइनल जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए बी सी प्लस 2 ऑफ एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी का स्क्वायर माइनस सी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ से तो देखिए ए बी सी बन गया। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस एफ स्क्वायर बनेगा यहाँ से, तो ये ए एफ स्क्वायर हो गया, फिर आपका बी जी स्क्वायर आएगा, फिर सी एच स्क्वायर आएगा प्लस 2 एफ जी एच आएगा, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो 0 मतलब अभी इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतनी चीज़ लिख देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ डेल की 2 फॉर्म हो गई। ठीक है, यहाँ पे हम फिर से अब शॉर्ट में सिर्फ डेल की फॉर्म लिखते हैं। या तो आपको डेल का ये वाला फॉर्मेट सबसे आसान है, यहाँ पे लिखिए ए बी सी, बार बार मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए। ठीक है, एच जी एफ जी एच ये हो गया, या फिर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे याद रख सकते हैं इसमें, ए बी सी तो सिंपल है, इसमें एफ जी एच भी मेरे ख्याल से आप याद रख लेंगे। ठीक है, इसका अगर हम देखें तो आपको ऐसे याद रखिए, सीक्वेंस क्या होगा, एफ जी एच होगा, और इसका सीक्वेंस क्या होगा, ए बी सी। तो बस ए वाला एफ के साथ, बी वाला जी के साथ और सी वाला एच के साथ। बाकी आपको पता है एफ का स्क्वायर, जी का स्क्वायर और एच का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो आप जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप उसको याद रख सकते हैं। तो ये हो गया। अब कैटेगराइजेशन बनेगा इनका। ठीक है, कैसे कैटेगराइज करेंगे आप इसको, डेल यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, पहला केस बनेगा डेल की वैल्यू अगर 0 है तो। ठीक है, आपने डेल की वैल्यू निकाली, डेल अगर 0 है या फिर डेल इज इक्वल टू 0 नहीं है। ठीक है, 2 ही केस हो सकते हैं, किसी की वैल्यू या तो 0 होगी या तो नॉन 0 होगी। अगर डेल की वैल्यू 0 है तो ये जो इक्वेशन है, जो भी इक्वेशन है, ए बी सी कुछ रहे होंगे पर्टिकुलर ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू के लिए डेल की वैल्यू क्या आ गई, आपकी 0 आ गई। तो अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो जो इक्वेशन है वो किसको प्रेजेंट करेगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सेकेंड, अगर डेल 0 नहीं है, डेल 0 नहीं है तो इस केस में आपकी 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका सर्कल बनेगा और या तो आपका कोनिक्स बनेंगे। ठीक है, सर्कल के केस में क्या बनना चाहिए, अगर एक तो डेल नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और साथ में सर्कल के केस में ए और बी की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए और एच इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अभी हम देखेंगे ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए और इक्वल टू 0 है, तब आप कहोगे कि ये जो कोनिक है वो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, और कोनिक्स के लिए क्या होना चाहिए, तो कोनिक्स में हमने देखा है 3 कोनिक होते हैं आपका,
इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। ठीक है, तो कोनिक्स के लिए हम 3 केस बना ले रहे हैं। पहला केस आपका इलिप्स वाला, ठीक है, पहला केस बन गया आपका इलिप्स का। इलिप्स कब होगा? जब आप यहाँ पे एक टर्म निकालना पड़ेगा आपको h² माइनस AB। ठीक है, तो अगर h² माइनस AB जो है वो लेस देन 0 है तो ये इलिप्स हो जाएगा। पैराबोला के केस में क्या हो जाएगा? पैराबोला के केस में अगर h² माइनस AB इज इक्वल टू 0 है तो पैराबोला हो जाएगा। और फाइनल आता है आपके पास हाइपरबोला। अगर h² माइनस AB जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो ये हाइपरबोला का केस हो जाएगा। ठीक है, और एक आ जाता है इसी में एक पर्टिकुलर केस और आ जाएगा जिसे हम कहेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो इसी में मेंशन कर देते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कब बनेगा? पहली बात तो हाइपरबोला होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका जो h² है माइनस AB है वो तो ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए। साथ में अगर A प्लस B जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इसे हाइपरबोला कहेंगे। ठीक है, देखिए फिर से वही चीज़ होगी। सबसे पहले अगर आपको कोई भी इक्वेशन दी रहेगी तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? डेल, तो किस केस में पड़ रहा है। अगर इक्वल टू 0 है तो आप सीधे सीधे कह देंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो पहले आप ये चेक करेंगे ये वाला केस है तो सर्कल, फिर h² माइनस AB की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जिस भी केस में पड़ेगा। अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी है यानी कि नेगेटिव है तो इलिप्स हो गया, 0 के बराबर है तो पैराबोला हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 है तो हाइपरबोला हो जाएगा। और मोर स्पेसिफिकली पूछेगा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है कि नहीं, तो इसके साथ साथ A प्लस B इक्वल टू भी 0 होना चाहिए, तब आप कहेंगे ये हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ओके, तो आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें जो हम बता चुके हैं ये फॉर्मूले वाइज वो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिया है हमने। क्वेश्चन कह रहा है कि x² माइनस 2xy प्लस 2y² माइनस 4x माइनस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कौन सा कोनिक या फिर क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2 डिग्री की इक्वेशन हो गई। सेकंड डिग्री की जो हमने जनरल इक्वेशन की बात करी थी इसी फॉर्म की दिख रही है। जैसे ही आपके पूछेगा आप तुरंत पहले ABCD जो ABCFGH है उन सब की वैल्यूज़ लिखेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पे A इसका कोफिशिएंट होता है तो A की वैल्यू 1 हो गई, B y² का कोफिशिएंट होता है तो 2 हो गई, C कांस्टेंट टर्म होता है तो इसकी वैल्यू 3 हो गई, F, अब ध्यान से देखिएगा F किसका कोफिशिएंट होता है? F y के आगे लिखा होता है लेकिन y का कोफिशिएंट क्या होता है? 2f होता है। तो y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? -6 है। तो देखिए कैसे करेंगे आप यहाँ पे 2f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -6, जिससे इम्प्लाइज होगा कि f इक्वल टू कितना होगा? -3। इसी तरीके से जब आप g निकालेंगे तो पहले आप 2g देखेंगे। 2g किसका कोफिशिएंट होता है? x का कोफिशिएंट होता है, कंप्लीट 2g होता है। तो यहाँ पे x के आगे -4 लिखा हुआ है तो यानी कि 2g की वैल्यू किसके इक्वल होगी? -4 के। तो यहाँ से g की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी बनेगी? ये -2 बनेगी। ठीक, अब बचा h, तो h किसका कोफिशिएंट होता है? फिर से देखिए xy का कोफिशिएंट 2h होता है तो पहले आपकी कौन सी वैल्यू निकल के आएगी? 2h। 2h की वैल्यू कितनी आएगी? -2। xy के आगे जितना भी कंप्लीट लिखा हुआ है वो 2h हो गया। तो आप कंपेयर करेंगे तो h इज इक्वल टू -1 हो गया। ठीक, यानी कि फिर से अगर हम लिखें a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, f इज इक्वल टू -3, g इज इक्वल टू -2, h इज इक्वल टू -1। ठीक, अब आप क्या निकालेंगे? डेल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो डेल की वैल्यू हम इस वाले तरीके से निकाल लेते हैं। यहाँ पे बार बार फॉर्मूला लिख रही हूँ ABCFGH, यहाँ पे भी FGH आ जाता है। डिटर्मिनेंट ABC यानी कि 1 2 3, F 3 F G H -1 -2 और यहाँ पे f की वैल्यू -3, इसका डिटर्मिनेंट ये निकाल लीजिए। तो किसी भी रो के रेस्पेक्ट में आप खोल सकते हैं। 1 यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। 3 2 = 6 प्लस 9, 6 प्लस 9 हो जाएगा, सॉरी -9 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर आ जाएगा, इसको आप छोड़ेंगे -3 -6, फिर लास्ट में आएगा -2 -3 +
4। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -3 प्लस -9 -2, अंदर आ जाएगा 1। टोटल सॉल्व करके आप देख सकते हैं -3 -9 -2, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, नेगेटिव आ रही है। ठीक है, हो सकता है कुछ मिस्टेक भी हो सकती है। ठीक है, ओके, कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 3 2 जा 6 -9 -1 में करेंगे तो -3, ये मेरे ख्याल से -3 2 जा 6 है, तो ये -6 ही रहेगा। -2 करेंगे तो -3 + 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन मुझे तो ठीक लग रही है। ठीक है, बाकी अगर कुछ गड़बड़ हो तो आप खुद से भी सॉल्व करके देख सकते हैं। तो टोटल सॉल्व करके बन रहा है -14। तो -14 कैसा नंबर है, लेस देन 0 नंबर है, यानी कि डेल नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 0। तो जैसे ही डेल नॉट इज इक्वल टू 0 आ रहा है, आपको वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, बस 0 नहीं होना चाहिए। तो डेल 0 नहीं आया। अब आपको पता है केसेस देखिए, 0 होता तो सीधे आप ये कह देते, 0 नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से केस में पड़ेगा। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा इसमें, h² - ab, h² यानी कि 1, a × b मतलब -2, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, जो कि कैसे लेस देन 0 है। तो जब h² - ab लेस देन 0 होता है तो क्या रिप्रेजेंट करता है, इलिप्स रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो दोनों केस पूरे हुए, डेल नॉट इक्वल टू 0 और h² - ab लेस देन 0 हो गया। तो इसका मतलब गिवन इक्वेशन कौन सा कर्व रिप्रेजेंट करती है, इलिप्स। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल जो है वो और नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे।